जैन साथियों, तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें कि हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। उत्तराखंड का प्राग ऐतिहासिक और उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक। और आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल से। अब ऐतिहासिक काल से, ठीक है, उत्तराखंड का अगर हम आज की बात करते हैं ऐतिहासिक काल से और उसके स्रोत क्या-क्या हमारे पास मिले, क्योंकि पहले भी कह चुका हूँ कि टाइम पीरियड और उस टाइम पीरियड में कौन-कौन से हमको स्रोत मिले थे, उसके हिसाब से हमको इतिहास को पढ़ना पड़ता है। अब अभी तक तो इससे पहले हमने जितने भी साक्ष्य पढ़े थे, वो हमारे पास यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य थे, है नहीं? हमारे पास लिखित साक्ष्य उस टाइम पे उपलब्ध थे नहीं। अब हमको पढ़ना है कि पुरातात्विक, अब देखो ऐतिहासिक काल में देखो पुरातात्विक साक्ष्य तो हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि कभी न कभी कोई न कोई चीज़ खुदाई के द्वारा हमको पुरानी चीज़ें मिलती ही मिलती है, ठीक है? लेकिन ऐतिहासिक काल में हमको एक पुरातात्विक स्रोत और एक तुम्हारे पास साहित्यिक स्रोत पढ़ने हैं, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या-क्या होता है, फिर आगे क्लास को शुरू करते हैं। साहित्यिक स्रोत में तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास आता है गैर धार्मिक, एक आता है तुम्हारे पास धार्मिक ग्रंथ, ठीक है? गैर धार्मिक मतलब जिनका संबंध किसी धर्म से नहीं है, ठीक है? जैसे हम पढ़ते हैं कि वेद पढ़ते हैं, वेदों में ये कहा गया था, ऋग्वेद में तुम्हारा मनुष्यों की भूमि उत्तराखंड को कहा गया था। लेकिन जब ये स्रोत कहाँ से मिले, तुम्हारे साहित्यिक से मिले, लेकिन कौन से साहित्यिक से? धार्मिक साहित्यिक से। क्योंकि वेद तुम्हारा क्या है, एक धर्म से रिलेटिव है, हम उसको हिंदू से रिलेट करते हैं ना, तो उसका संबंध कहीं न कहीं से किसी धर्म से हो रहा है, तो तुम्हारे पास धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा, ठीक है? जिसका संबंध किसी धर्म से नहीं हो, तुम्हारे पास कौन-सा हो जाएगा? गैर धार्मिक। जैसे आप लोगों ने पढ़ी होगी एक अर्थशास्त्र पुस्तक है तुम्हारी कौटिल्य की, ठीक है? चाणक्य की जिसे कहते हैं। तो वो उसमें किसी धर्म से रिलेटिव नहीं है, उसमें वो एक राजनैतिक पुस्तक है, ठीक है? तो उसको हम किसमें पढ़ेंगे? गैर धार्मिक में। बाकी धार्मिक एक तुम्हारे पास ब्राह्मण ग्रंथ और एक गैर धार्मिक ग्रंथ, जिसमें जो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है। जैसे जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, ठीक है? वो हमारे पास धार्मिक ग्रंथ में आ जाता है, ठीक है? दूसरा हमारे पास आता है पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत में अभी तक जो मिलने वाले साक्ष्य थे, वो हमारे पास कौन-कौन से थे? एक समाधान थे, कप मार्क्स था, ये भी हमारे पास तांबे के बर्तन थे, काँसे के बर्तन थे, लेकिन उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। क्यों? उस टाइम पे लिखना मानव अभी सीखा नहीं था। अब धीरे-धीरे जो है कि मानव का विकास हुआ, व्यापार स्टार्ट हो गया था, डेवलप हो गए थे लोग, तो उनके पास अब हमारे पास कौन-कौन से पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे खोदने पर? सिक्के और अभिलेख। सिक्के तो आपको पता है कि व्यापार करने के लिए सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने क्या करे, सिक्के छापे थे, ठीक है? उस सिक्कों के साक्ष्य के आधार पर हम पढ़ेंगे कि यार कौन-कौन से इतिहास रहा होगा उस टाइम पे, ठीक है? दूसरा हमारे पास है अभिलेख। अभिलेख मैंने आपको कहा था, जब कोई शासक या कोई बड़ा राजा अगर किसी सूचना को अगर किसी जगहों पर बताना चाहता है कि ये हो रखा है या ये दिखाना है हमको, तो उसको उस टाइम पे कोई लिखने के लिए कैसे जैसे आज हमारे पास कॉपी पेन है, जैसे बोर्ड है, सो था नहीं, ठीक है? तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं कि किसी भी जैसे कठोर चीज़ पर, ठीक है? जैसे तुम्हारे पास अ, पत्थर हो गए या फिर तुम्हारे पास दीवार हो गए, ठीक है? या फिर स्तंभ बना दिए, तो उस पे गढ़ करके लिख देते थे, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? अभिलेख। अगर शिलाब होगा तो शिलालेख, अगर दीवार पे लिख दिया खोद करके, ठीक है? उसको हम क्या करेंगे? भित्तिलेख बोलेंगे। तो ये सारे तुम्हारे कहाँ से आते हैं? अभिलेखों से आते हैं, ठीक है? इन अभिलेखों से प्राप्त साक्ष्य भी हम किसमें पढ़ते हैं? पुरातात्विक स्रोत में पढ़ते हैं, ठीक है? अब हमको देखना है कि उत्तराखंड के इस भूभाग में पहली बार जो लिखित साक्ष्य मिलते हैं, किस राजवंश के मिलते हैं और पहला राजवंश हमारे पास कौन-कौन था, वो हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है? तो इस उत्तराखंड की भूमि पर थोड़ा इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि उत्तराखंड पर सबसे पहले कौन आए थे? कोल आए थे, फिर कोलों को तुम्हारा किरातों ने हराया था, किरातों के बाद तुम्हारे पास खस यहाँ पे अभी भी शासन करते हैं, ठीक है? अब कई लोग मानते हैं कि इन खसों अब देखो मैंने कहा था ना कि देहरादून के जो ये वाला इलाका है थोड़ा बहुत मैपिंग से बना, ठीक है यहाँ पे? जो ये देहरादून वाला इलाका है ना, इस देहरादून वाले इस सिरमौर वाले क्षेत्र पे तुम्हारे पास कौन शासन कर दे? खस शासन कर दे, ठीक है? ये पूरा वाला इलाके में, ठीक है? जौनसार भावर ये उत्तरकाशी का बंगाल क्षेत्र था, ठीक है? यहाँ पे तुम्हारे खस लोग एंट्री कर दे, मतलब यहाँ पे शासन कर दे। कई लोग इतिहासकार कहते हैं कि इन खसों की एक टुकड़ी, ठीक है? होता है ना कि कई लोग इनसे उगे होंगे, कई बार शासन कब से कर रहे हैं, तो लोगों ने कहा होगा यार कि हम अपना अलग से करते हैं अब, ठीक है? तो कई लोग कहते हैं कि इनमें से कोई अलग हुए थे यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे अपना शासन किया था और ये धीरे-धीरे इनको इन्होंने कौन सा नाम दे दिया? कुड़िंद नाम दिया। कौन सा नाम दिया? कुड़िंद नाम दिया, ठीक है? और कई इतिहासकार क्या कहते हैं कि मध्य एशिया से एक नाम सुना होगा आपने, आर्य नाम सुना होगा, ठीक है? जो तुम्हारा मध्य एशिया है, जो ये तुम्हारा रूस के नीचे वाला इलाका है ना, कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जो ये मध्य एशिया वाला है, वहाँ से लोग कहते हैं कि एक जाति तुम्हारे आए थे, उसको इन्होंने कौन-सा नाम दिया?
आर्य नाम दिया, ठीक है? जो लोग आए थे ना फर्स्ट बार, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा शिक्षित लोग थे। क्योंकि अभी तक मैंने कहा था कि सारे क्या है जनजाति हैं, वो सबसे बुरा जाति है हमारे पास। उनके पास ना कोई शिक्षा है, ना उनके पास कोई भाषा है, ना उनका कोई शासन प्रशासन है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शिक्षित लोग वो कहते हैं कि हमारे पास कौन आए थे? आर्य आए थे, ठीक है? अब ये कहते हैं कि आर्यों की यहाँ पे 5 जाति थी, ठीक है? ये एक ही जाति में थे सारे आर्य, लेकिन इनमें भी अलग-अलग जातियाँ थी, ठीक है? जिसमें से एक पुरु था, एक यदु था, एक अनु, एक त्रिवसु और एक तृत्सु था। जैसे यदु लोग तुम्हारे पास यदु जो आर्य थे, जो यदु आर्य थे, वो तुम्हारे पास इधर यूपी वाले इलाके में चली गई, ये मथुरा वाले इलाके में चली गई, जिसको तुम यदुवंशी कहते हैं। बाद में राम भगवान जी का उसी वंश से रीत मानते हैं, धीरे धीरे करके। और जैसे पूर्व वाला हो गया, ये जम्मू कश्मीर इधर वाला इलाका हो गया। एक तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट हमको त्रिशु पढ़ना है, क्योंकि जो त्रिशु जाति थी तुम्हारी, ठीक है? इसको देखो, एक जात, एक दो तीन चार पांच, पांच आर्य लोग थे, ठीक है? पांच अलग अलग जाति थी, इसको हम कहते हैं पंचजन। के कहते हैं? पंच जन। इन लोग ये कहते हैं कि इन्हीं ये पंचजन जो तुम्हारे सेंट्रल एशिया से यहाँ पे आए थे, ये लोग बहुत शिक्षित थे, ठीक है? इन्होंने यहाँ पर भी धीरे धीरे भाषा का विकास किया। कहते हैं कि इनकी पहले मतलब संस्कृत भाषा थी। यही लोग थे कि जो पहले यूरोप गए। जैसे तो आप लोग भाषा में पढ़ते होंगे कि एक भारतीय परिवार पढ़ते हो आप, तो उसमें भारत और यूरोप, मतलब कि ये आर्य लोग कोई कहाँ गए थे, कोई यूरोप गए थे, तो कोई इधर इंडिया की तरफ आए थे, ठीक है? एशिया में आए थे। तो इसलिए जो हमारे, लेकिन हमको पढ़ना है उत्तराखंड, ठीक है? क्योंकि अभी हम ज़्यादा देखेंगे, ठीक है? तो हिमालय क्षेत्र में जो जिन लोगों ने यहाँ पे विकास किया, या पहला यहाँ पे भाषा का विकास किया, जो डेवलप किया, उसको हम कहते हैं त्रिशूल। क्या कहते हैं? त्रिशूल। अगर आए कि उत्तराखंड के भूभाग पर आने वाले आर्य कौन सी जाति के थे, तो त्रिशु थे। इसको थोड़ा आप नोट कर लें, ठीक है? त्रिशु, ठीक है? अब यहाँ से आगे देखो है। अब कई लोग कहते हैं कि ये त्रिशु लोगों ने धीरे 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 यहाँ पे जो हमारे भारत उत्तराखंड के इस भूभाग पर कुलिंद राजवंश की क्या करे थे, एक राज सत्ता स्थापित करी थी। लेकिन कोई कहते हैं कि ये तुम्हारे खस थे, कोई कहते हैं कि आर्य थे, ठीक है? लेकिन हमको उसमें आएगा नहीं, लेकिन थोड़ा देख लेना कि त्रिशु नामक यहाँ पे आर्य की क्या थे तुम्हारे पास जातियां थी, जिन्होंने कि उत्तराखंड को विकास किया। अब यहाँ पे देखो, अब कहीं ना कहीं थोड़ा अब देखो कि अब हमको पता करने की, जो ये तुम्हारे कुलिंद थे, क्या इनके हमको पुरातात्विक स्रोत या फिर साहित्यिक स्रोत मिलते कि नहीं मिलते हैं, ठीक है? अब सबसे पहले जो हमारे पास धार्मिक ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, एक महाभारत और रामायण, ठीक है? महाभारत में एक चीज देखते हैं हम। देखो, महाभारत में सभी को पता है कि तुम्हारे पास 18 पर्व है, ठीक है? पर्व बोले तो जैसे पूरा महाभारत स्टार्ट होता है, इतनी बड़ी हुआ है, ठीक है? तो उनको उसमें पाठों को अलग अलग पढ़ने की, उसमें अलग अलग पाठ है, ठीक है? पहला पाठ हो गया, दूसरा पाठ हो गया, उसे हम कहते हैं पर्व। क्या कहते हैं? पर्व। तो इस महाभारत में 18 पर्व है, ठीक है? और अलग अलग है ना, जैसे जब स्टार्टिंग में उनका राज्याभिषेक हुआ था, उसको तुम्हारा अलग पर्व कहते हैं। फिर तुम्हारा वनवास हुआ था, उसको वन पर्व कहते हैं। फिर तुम्हारा जहाँ पे गीता के उपदेश दी गई थी, तुम्हारा गीता पर्व कहते हैं, ठीक है? अलग अलग पर्व, ठीक है? तो महाभारत का एक पर्व आया तुम्हारे पास यहाँ पे वन पर्व। एक पर्व आया तुम्हारे पास वन पर्व। तो ये कहते हैं कि महाभारत के वन पर्व में तुम्हारे पास यहाँ पे कुलिंदों का, उसको एक नाम भी देखा तुम्हारे पास यहाँ पे, पुलिंद या कुलिंदों का शासन रहा करता था, ठीक है? सबसे पहले अगर हमको साहित्यिक स्रोतों में, धार्मिक ग्रंथ में अगर महाभारत की बात करते हैं, तो महाभारत के वन पर्व में सबसे पहले हमको लिखित साक्ष्य मिलते हैं तुम्हारे किसके? पुलिंदों या कुलिंदों के। ठीक हो गया। अब एक चीज देखा तुमने कि महाभारत के वन पर्व में एक चीज लिखा है कि पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी तुम्हारी कहाँ थी? श्रीनगर थी। यहाँ पे सेम दैट वन पर्व में जो तुम्हारे पास सुबाहु थे, सुबाहु की राजधानी तुम्हारी कहाँ थी? श्रीनगर थी, गढ़वाल वाले क्षेत्र में, ठीक है? तो मतलब कि जो पुराने स्रोतों से अगर हमको देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत कहाँ से मिलता है, महाभारत से हो गया, रामायण कालीन से हो गया। तो ये चीजें सारी मतलब कि हमारे सारे मतलब क्या है, धार्मिक चीजों से रिलेटिव है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा होगा, तो उनको थोड़ा बहुत हम जानकारी लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे पुलिंद लोग रहे होंगे, या फिर पुलिंद लोग रहे होंगे, ठीक है? अब दूसरा हमारे पास है, यहाँ इतना ही है, ठीक है? मतलब इसके बारे में इतना ही है। अब देखो, गैर ब्राह्मण ग्रंथ में तुम्हारे पास एक जो चाणक्य की पुस्तक है, तुम्हारी अर्थशास्त्र पुस्तक है ना, अर्थशास्त्र पुस्तक में भी यहाँ पे पुलिंदो पश्य लिखा है। क्या लिखा है? पुलिंदो पश्य। उत्तराखंड के इस हिमालय वाले भाग को
अर्थशास्त्र में पुलिंदोपश्च लिखे हैं। मतलब कि लोग इतिहासकारों ने वहाँ से भी रिलेट किया कि हाँ, कि यार इस हिमालय क्षेत्र में तुम्हारे कौन रहे होंगे? पुलिंद रहे होंगे। उन्हीं पुलिंदों को हम कुलिंद भी कहते हैं। ठीक है? तीसरा एक चीज़ टोलेमी ने भी अपने इतिहास में क्या लिखा है? टोलेमी ने अपनी पुस्तक में यहाँ पे पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका किया है? पुलिंद शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो इतिहासकारों ने मैंने कहा ना कि उत्तराखंड का इतिहास तो कुछ यहाँ से इन्होंने यहाँ से टिप रखा, कुछ यहाँ से, ठीक है? हर जगह-जगह से ले रखा है, ठीक है? अब तीसरी चीज़ देखो, अब हमारे पास मेन आता है तुम्हारे पास सिक्के और एक आता है तुम्हारे पास अभिलेख, ठीक है? तो कुडिन्नों के अपने ही अभिलेख नहीं थे, ठीक है? कुडिन्नों के अपने लिखित अभिलेख नहीं थे, ठीक है? स्वयं के द्वारा। लेकिन उन कुडिन्नों को हमको थोड़ा-सा अभिलेख मिलता है तुम्हारे पास, एक कांस्य अभिलेख से, कहाँ से मिलता है? एक कांस्य अभिलेख से मिलता है, एक बरहोत अभिलेख है तुम्हारे पास, ठीक है? बरहोत अभिलेख से मिलता है और एक तुम्हारे पास मिलता है मथुरा अभिलेख से। मैंने कहा था ना कि पुरातात्विक स्रोत में तुम्हारे पास सब अभिलेख भी है। अब जो तुम्हारे पास कांस्य अभिलेख है, इसके बारे में तुमको लिखित में अभी जानकारी देता हूँ, थोड़ा बहुत देख लो। जो तुम्हारे पास ये कांस्य वाला है, यमुना और टॉक्स नदी में एक कांस्य है ना, तो वहाँ पे एक अभिलेख है, ठीक है? ऐसे एक अभिलेख है। उस अभिलेख में मानते हैं कि जब यहाँ पे सम्राट अशोक था, यहाँ पे पूरे मौर्य काल चला था, उस टाइम उन्होंने कांची में यहाँ पे एक अभिलेख लिखा था, ठीक है? जो कि तुम्हारे पास 1860 में जो कांस्य अभिलेख है, इसकी खोज तुम्हारी कब हुई थी? 1860 में हुई थी, ठीक है? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड द्वारा 1860 में इसकी खोज हुई थी कहाँ पे? काशी में, ठीक है? अब इस काशी अभिलेख में उन्होंने क्या लिखा था कि यहाँ पे पशुओं और मानवों के लिए मैंने चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, यहाँ पे इस राज्य में जितने भी लोग हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अहिंसा को अपनाएँ, मतलब कि यहाँ पे कोई हिंसा ना करें, ठीक है? इसमें इन्होंने कांच में लिखा था 1860 में। और मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्यों? क्योंकि अभी मेरा ये नहीं है कि इसको कब खोजा, ये तो हमारा अलग है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा कुड़िंद है हमारे पास, इन कुड़िंदों की जानकारी हमको अभिलेख के कौन से अभिलेख से मिलती है? कांस्य अभिलेख से मिलती है, जो कि अशोक का है, ठीक है? 257 ईसा पूर्व का है वो, ठीक है? कहीं पे लिखा है कि 257 ईसा पूर्व का है, ठीक है? अब यहाँ पे लिखा है, ठीक है? 1860 में लिख रहा है और काशी अभिलेख में ये हमको इम्पोर्टेंट इसीलिए पढ़ना है कि ये तुम्हारा इसमें किसका नाम है, किसका ज़िक्र है? कुडिंद का है। किसका है? कुडिंद का है। उसमें ये उस मतलब कि जो यहाँ इस क्षेत्र को उन्होंने कहा तुम्हारा कुडिंद, क्या कहा? कुडिंद। क्या उनको पुलिंद कह रखा है, क्या कह रखा है? पुलिंद। और वहाँ पे निवास करने वाले जो लोग हैं, उनको इन्होंने क्या कह रखा है? अपरांत। क्या कह रखा है? अपरांत। इसको आप ढंग से देखो, मैंने कहा ना किताबें सबके पास होगी, पूरा लिखा है, ठीक है? मेरा मेरा काम है कि उस चीज़ को थोड़ा आपके दिमाग में खाँचा डालना है, कि आपको कैसे करके पढ़ना है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पे इतना हमको समझ में आ गया कि जो काशी अभिलेख है, उसमें ये है, हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो मौर्य काल था, उस टाइम पे यहाँ पे कौन से राजवंश चला था तुम्हारे पास? कुडिंद राजवंश चला था। क्यों? क्योंकि उसके अभिलेख में हमको कुडिंद या पुलिंद का नाम मिल गया। ठीक हो गया। दूसरा है तुम्हारे पास भरहुत और मथुरा। ये तुम्हारे सारे शुंग के हैं, किसके हैं? पुष्यभूति शुंग वंश के हैं, ठीक है? ये शुंग वंश के हैं, तो इसमें भी तुम्हारे पास कहीं न कहीं तुम्हारे पास पुलिंद या पुलिंद नाम आ रखा है, तो इससे भी इतिहासकारों ने ये रिलेट करा है कि इन अभिलेखों से हमको पुलिंद शासन के पता चलता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट देखो है, पुलिंद, ठीक है? अब देखो, अब सबसे पहले मतलब हम जितने भी नाम सुन रहे हैं ना, चाहे तुम्हारे पास धार्मिक ग्रंथ हम पढ़ रहे या फिर गैर धार्मिक ग्रंथ हम पढ़ रहे या फिर अभिलेखों से पढ़ रहे हैं, इसमें हमको थोड़ा देखना है यार कि जो सबसे पहले हमको मतलब कि स्रोत मिल रहे हैं, वो किसके मिल रहे हैं तुम्हारे पास? पुलिंद या कुड़िंद के मिल रहे हैं, ठीक है? अब इससे हमको एक रीड करना है कि एक चीज़ देखा होगा तुमने, राजनैतिक वंश, राजनैतिक राजवंश। देखो, राजनैतिक राजवंश बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है? रा ऐसा राजवंश, देखा मैंने, ऐसा राजवंश जो किसी धार्मिक या पारंपरिक इतिहास में उसे किसी वंश के तौर पर दिखा होगा या किसी शासक के तौर पर दिखा होगा, उसे हम कहते हैं राजनीतिक राजवंश। किसमें कहा गया? जब किसी देखो, कोई भी अब राजवंश में इसलिए कह रहा हूँ, इससे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है? ये पहला राजवंश है जिसकी जानकारी हमको प्रॉपर तो नहीं मिलती है, ठीक है? लेकिन हमें किस रूप में मिलती है? तुम्हारे पुरातात्विक ऐतिहासिक स्रोत में।
किसमें मिलती है? पुरातात्विक इतिहास में या फिर हमारे धार्मिक ग्रंथों में। जो चीज़ आप जैसे आप लोग कहते हैं कि महाभारत अभी देखोगे तुमने कि रामायण थी नहीं थी, मतलब कि लोगों ने उस टाइम पे कहानी बना रखी है, ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा, ठीक है? मतलब कि पारंपरिक इतिहास में, ठीक है? मतलब कि जब हम किसी पारंपरिक इतिहास मतलब कि हम किसी के मौखिक द्वारा मैंने कहा था ना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनते हैं, मतलब उसको कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है? तो उसके बारे में हमने देखा कि हाँ भाई महाभारत में ये हुआ था, ये हुआ था। तो उस टाइम पे जितने भी सबसे पुराने पौराणिक स्रोतों में या फिर पौराणिक इतिहास में जो हमको सबसे पहले राजवंश देखने को मिलता है, तुम्हारा कौन-सा है? कुटिल वंश है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में शासन करने वाली जो पहली तुम्हारी राजनैतिक राजवंश था, उसको हम किसको पढ़ते हैं? कुटिल को पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड में शासन करने वाली पहली राजनैतिक राजवंश कौन-सा था? और पहला ऐतिहासिक कौन-सा था? राजनैतिक में सबसे पहले कौन-सा तुम्हारे पास? कुडिंद है। अब दूसरा अब हम देखो अभिलेख हमने देख लिया कि काशी से मिला, भरहुत से मिला, मथुरा से मिला, ठीक है? ये 4 मिले, ये 1 मिला ऐसे पढ़ना है, ठीक है? बस थोड़ा-थोड़ा जानकारी को कलेक्ट करना है, ठीक है? अब राजनैतिक राजवंश में हमारे पास सबसे पहले कौन-सा तुम्हारे पास? कुडिंद है, ठीक है? अब हमारे पास दूसरा स्रोत तुम्हारा कौन-सा है? सिक्के। तो उत्तराखंड में जो कुडिंद राजवंश है, उसकी सबसे अधिक जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सिक्कों से मिलती है। अब हम थोड़ा पहले इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं कि सिक्कों में कहाँ से क्या मिला। तो अभी तक अब देख लिया हमने कि सिक्कों से अब हमको देखना है, ठीक है? अब मैंने कहा था कि देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं। एक राजनीतिक राजवंश मैंने क्या कहा? वह राजवंश जिसे हम किसी पारंपरिक इतिहास में या पौराणिक ग्रंथों में किसी वंश के या शासक के तौर पर देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? राजवंश कहते हैं। ठीक है? उसे हम क्या कहते हैं? राजनैतिक राजवंश कहते हैं, ठीक है? अब इसमें कन्फ्यूज़न हो, ठीक है? तो अगर आएगी उत्तराखंड का पहला राजनैतिक राजवंश तुम्हारा कौन-सा था? तो कुडिंद था भाई, कौन-सा था? कुडिंद, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि कुडिंद आपका ये कहता है, ठीक है? लेकिन अगर हमको किसी इतिहास के बारे में लिखित साक्ष्य प्रमाण तौर पर मिल जाए, ठीक है? या किसी के समकालीन है तो प्रॉपर लिखा है कि हाँ, ये वाला वंश है, ठीक है? उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक। क्या कहते हैं? एक है तुम्हारा राजनैतिक, एक है तुम्हारे पास ऐतिहासिक। राजनैतिक तुम्हारे पास वही है, जिसमें कि हम क्या करते हैं, पारंपरिक इतिहासों के हिसाब से चलते हैं और उस टाइम पे देखिए हाँ भाई, पहला राजवंश तुम्हारा यही रहा होगा। मतलब कि उसे हम कहेंगे कुडिंद और जिसके साक्ष्य हमको प्रॉपर मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं, ताम्र अभिलेख मिलते हैं, उनके प्रॉपर नाम मिलते हैं, उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक वंश और वो है तुम्हारे पास थोड़ा सा यहाँ पे नोट कर देना, उत्तराखंड का जो तुम्हारे पास पहला ऐतिहासिक राजवंश पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ते हैं किसमें? कत्यूरी कत्यूरी वंश में। इसमें कन्फ्यूजन हो, ठीक है? इसमें एक कन्फ्यूजन कि राजवंश पहला राजनैतिक कौन है, पहला ऐतिहासिक कौन है, ठीक है? अब देखो, मैंने कहा था कि सब जो पुरातात्विक स्रोत है तुम्हारे पास, इसको एक बार ढंग से लेना। एक मैंने कहा था कि एक तुम्हारे पास सिक्के हैं और एक तुम्हारे पास क्या है? अभिलेख है, ठीक है? देखो, अब पहले राजनैतिक वंश की बात कर रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है? अब ना तो हमारे पास प्रॉपर होगा, लेकिन जितना भी होगा उसको हमको देखना है। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख मैंने कहा था कि सिर्फ तुम्हारे पास कितने हैं? 3 है। एक तुम्हारे पास कांस्य अभिलेख है जिसको कि 1860 में जॉन फॉरेस्ट द्वारा खोजा गया था, ठीक है? कांस्य अभिलेख सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस कांस्य अभिलेख में प्रॉपर लिखा है कि यहाँ पे जो राजवंश है वो तुम्हारा कौन-सा है? कुडिंद है और यहाँ के लोगों को अपरांत कहा गया, इसलिए हम इसको प्रॉपर पढ़ते हैं, ठीक है? अभिलेख हो गया, एक तुम्हारे पास भरहुत हो गया, एक मथुरा हो गया, 3 अभिलेख मिले तुम्हारे, वो भी उनके खुद के नहीं है, किसी दूसरे शासक द्वारा। इससे हम क्या जो तुम्हारे पास कांस्य अभिलेख है ना, कांस्य अभिलेख है, इससे हमको क्या पता चलता है? यार कोई राजा तुम्हारे यहाँ कोई चीज़ लिख दे रहा, अभी यहाँ पे मानो हमने देख लिया कि चीन इंडिया में आ गया और चीन ने इंडिया में उत्तराखंड में एक बड़ा बना दिया कि भाई मैं यहाँ का शासक शी जिनपिंग ये बोलता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा भारत है वो किसके अंडर में है? चाइना के अंडर में है ना? ये तो चीज़ है। इसका मतलब काशी में आके कोई बड़ा शासक ऐसा लिख दे रहा है कि मैंने यहाँ पे ये कर दिया है, यहाँ के लोग ये हैं। इसका मतलब कि जो वहाँ के जो शासक है वो उसके अधीन होंगे ना? इसका मतलब जो काशी अभिलेख से सबसे पहले हमें क्या मिलता है कि जो तुम्हारे पास कुलीन शासक थे, वो तुम्हारे पास मौर्यों के क्या थे? अधीन थे। मौर्यों के अधीन थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हो गई। सबसे पहले कि इसे इनके अधीन रहे होंगे, ठीक है? अब यहाँ से इतना है तुम्हारे पास, ठीक है? एक भरूत है वो मैंने लिखा दिया। अब दूसरा पुरातात्विक स्रोत हमारे पास क्या आता है? सिक्के आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे पास सिक्के ही हैं। क्यों? क्योंकि पहला राजनैतिक राजवंश कुलिंद की जानकारी हमें सबसे अधिक अगर मिलती है तो किससे मिलती है? सिक्कों से मिलती है। ठीक हो गया। अब हमको देखना है कि उत्तराखंड में कौन-कौन से सिक्के कहाँ से मिले और क्या कहते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा आप देख इस आगे देखते हैं।
लिख दिया मैंने कुड़िनों के सिक्के। इसको हमको 3 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से पढ़ना है? जो हमारे पास कुड़िन सिक्के थे, उनको हमको 3 प्रकार से पढ़ना है, ठीक है? पहला प्रकार है हमारे पास अल्मोड़ा प्रकार क्या है? इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ढंग से पढ़ना। अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास आता है अमोघ भूति प्रकार के। किस प्रकार के? अमोघ भूति प्रकार के सिक्के। तीसरा हमारे पास आता है छत्रेश्वर। क्या आता है? यह चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के, ठीक है। अब कोई कहेंगे इसका मतलब नहीं कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के मतलब सारे अल्मोड़ा से मिले होंगे, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि सारे अमोघ भूति सिक्के होंगे। इसका मतलब ये है कि अल्मोड़ा पर जो पहला तुम्हारे पास अल्मोड़ा सिक्का मिला होगा, उस सिक्के उस सिक्के के समान दिखने वाले सिक्के कितने मिले, उसको हम किसमें पढ़ेंगे? अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में, ठीक है। कई सिक्के मानो तुम्हारे पास श्रीनगर मिलेंगे, कई तुम्हारे पास बागेश्वर, कई तुम्हारे नैनीताल मिलेंगे। उनकी उन्होंने मैचिंग करी यार, किसी के तुम्हारे किसी वो रहे किसी अल्मोड़ा से, उसको उन्होंने सब में रख दिया अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में। अमोघभूति पहला राजा था जिसने कि अपना नाम नाम राज्य के साथ-साथ अपनी उपाधि लिखी थी। तो हमने देखा है कि कौन-कौन सिक्कों में ऐसा देखने को मिला, तो उसको हमने किसमें पढ़ लिया? अमोघभूति सिक्कों में पढ़ लिया। बाकी लास्ट तुम्हारे पास कौन-सा है? छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार के, उनमें उन्होंने अलग लिखा होगा, तो तुम्हारे किसमें पढ़ना है? छत्रेश्वर या चित्रेश्वर प्रकार के सिक्कों में, ठीक है। अब देखो, यहाँ से इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा जानकारी लेना है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले आएगी सबसे पहले राजनैतिक राजवंश कौन था? कुडिन था। उनकी जानकारी हमको पहले कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से मिलती है। कितने? 3 कौन-कौन से? कालसी, बरहुत, मथुरा। कालसी में तुमको पता चले उनको कुडिन कहा गया, जो कहा गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा? सिक्का। कितने प्रकार के हैं हमारे पास? 3 प्रकार के। पहला तुम्हारे पास कौन से? अल्मोड़ा, दूसरा तुम्हारे पास है अमुभूति, तीसरा तुम्हारे पास है छत्तीसगढ़ पर आ गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि इनमें क्या-क्या डिफरेंस रहा होगा और ये किस-किस के बने होंगे और इसमें किन-किन राजाओं का नाम मिलता है, ठीक है। सबसे पहले जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के में अगर बात करते हैं, ये सबसे पहले किससे बने तुम्हारे पास? तांबे के बने थे। किससे बने थे? ताम्र के बने थे, ठीक है। ताम्र के बने थे। इसको हम नोट कर दो अच्छे से, ठीक है। तांबे के बने हुए थे। अमोघभूत प्रकार के और छत्रेश्वर ये भी तुम्हारे किस प्रकार बने थे? तांबे के। किस बने थे? ताम्र के बने थे। कौन? छत्तीसगढ़ पर आ गए। लेकिन अमोघभूत थोड़ा-सा हमको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 धातुओं का प्रयोग होता है। एक तुम्हारा ताम्र और दूसरा तुम्हारे पास रजत, चांदी का, ठीक है। थोड़ा-सा एक बार थोड़ा जानकारी ले लो, ठीक है। सपोज़ यार कोई सिक्का है, ठीक है। कोई सिक्का है, इसके 2 पट्टे होंगे ना, एक पट इधर, एक पट इधर, जैसे हम हेड टेल कहते हैं, ठीक है। एक जगह लिखा रहता था राज्य का नाम। क्या लिखा रहता? राज्य का नाम। जैसे राज्य का नाम तुम्हारा क्या है? कुड़िन। क्या है? कुड़िन। इसका दूसरा दूसरा पट कौन सा होगा? यहाँ पे लिखा तुम्हारा राजा का नाम। किसका नाम लिखा था? राजा का नाम। जितने भी प्रकार के मिले तुम्हारे पास कौन से? कुड़िन प्रकार के जितने भी तुम्हारे पास सिक्के मिले उसमें 2 चीजें तो थी। एक तुम्हारे पास उस राज्य का नाम, एक तुम्हारे पास उस राजा का नाम। ठीक हो गया। अब देखना है कि यहाँ भी यही मिला, यहाँ भी यही मिला और यहाँ भी यही मिला। लेकिन जो तुम्हारे पास अमोघ भूति प्रकार के सिक्के हैं, सबसे पहला शासक था अमोघ भूति, जिसने कि अपने सिक्कों में अपने राज्य का नाम और अपना नाम के साथ-साथ अपनी उपाधि भी दी भाई। अब ऐसे तो कई राजा तो इतने सारे होंगे ना, लेकिन अपनी उपाधि हर कोई तो नहीं देता ना भाई। उपाधि जैसे किसी को ऐसे तो नहीं मिल जाएगी, जैसे हम आम लोग हैं, हम अपने को उपाधि देंगे? भारत रत्न अलाना-फलाना या फिर अर्जुन पुरस्कार अलाना-फलाना या ब्रिगेडियर ये, इसके लिए हमको कुछ ऐसा काम करना पड़ता है अपने राज्य में या फिर अब ऐसा शासक वही जैसे सम्राट अशोक, हर कोई सम्राट तो नहीं हुआ, लेकिन उसने उतने उनको विजित किया। तो मतलब कुछ ऐसा क्या अनोखा काम करना पड़ता है, जिससे कि उनको क्या मिलती है? वो उपाधि मिलती है नहीं? ऐसा कोई जनता ऐसा थोड़ी ना देगी किसी उपाधि। तो इसीलिए जो सबसे पहला राजा था जिसने कि अपनी उपाधि भी इसमें क्या करी? ऐड करी थी, उसका नाम तुम्हारा क्या था? अमोघ भूति। ठीक है? इसलिए हम पढ़ते हैं कि कुड़िंद राजवंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था, वो तुम्हारा कौन था? अमोभूति। और जितने भी राजा होंगे जिसने कि अपनी उपाधि लिखी होगी, वो तुम्हारे किस किस किन सिक्कों से मैच कर होंगे?
अमोघभूति प्रकार के सिक्कों से। इसलिए हमको उन सभी राजाओं को किसमें पढ़ना है? अमोघभूति सिक्के के प्रकार में पढ़ना है। ठीक हो गया। तीसरा चीज, अब देखो है, इतना तुम समझ होगी, सबसे शक्तिशाली तुम्हारा कौन था? अमोघभूति था, ठीक है, हो गया। अब लिपि का प्रयोग करना है। देखो कोई सिक्का है, कोई ऐसा तो धातु है ना, कई सिक्के है ना, जैसे तुमने देखो 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए, उसमें कुछ ना कुछ लिखा होगा ना, वो किसी न किसी लिपि में लिखा होगा। जैसे तुमने देखोगे, जैसे एक नोट देखना, आजकल से तुम 10 के नोट, 100 का नोट, कोई भी देखना, ठीक है, उसमें तुम्हारे पास कितने भाषा लिखी रहती है, तुम्हारे पास कुछ ना कुछ भाषा। देखो इंग्लिश और अंग्रेजी तो होगी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश तो होगी, ठीक है। उसमें आप देखते होंगे कि एक डब्बे के अंतर्गत तुम्हारे पास 15 भाषाएं लिखी है। क्या लिखे है? 15 क्षेत्रीय भाषाएं लिखी हुई है, ठीक है। नोट देखना तुम, उसमें देखना कि 15 भाषाएं लिखी है, उसमें वहाँ संस्कृत भी है, तमिल भी है, नेपाली है, कोंकणी है, सारे लिखे हैं। क्यों? क्योंकि देश में इतनी सारी बेटा क्या है तुम्हारे पास, विविधताएं, अलग अलग भाषाएं, किसी से भी नहीं लगी हमारा वो नहीं है, ठीक है, इसमें कोई योगदान नहीं है, इसलिए उसमें क्या कर रखा है तुम्हारे पास 15 भाषा है। और इंग्लिश, अंग्रेजी तो है, 10 रुपया, 1 रुपीज, 10 रुपीज लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है। तो मतलब कि किसी न किसी भाषा का प्रयोग किया ही होगा उस राज्य ने। आज हमारा देश भारत है, उसमें इंडिया लिखा रहता है, तो वही चीज है। तो इस टाइम पे अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में जो लिपि का प्रयोग हुआ था, वो तुम्हारे पास कौन सा लिपि का हुआ था? ब्राह्मी लिपि का, ठीक है, ब्राह्मी लिपि का। ठीक हो गया। और जो तुम्हारे पास छत्तीसगढ़ प्रकार थी, इसमें भी तुम्हारी कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन ये अलग कह रहा हूँ ना, क्यों? क्योंकि राजा है थोड़ा तगड़ा है, ये कुछ ना कुछ अलग करेगा, ये अपना उपाधि भी लिख रहा है, तो इसलिए ये थोड़ा अपनी लिपि भी अलग करेगा, ठीक है। ब्राह्मी लिपि तो थी, ठीक है। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पहला राजनीतिक वंश से इसको हम आर्यों से रिलेट कर रहे हैं, और आर्य यहाँ पे सबसे पहले संस्कृत भाषा लेकर आए थे, इसलिए भी संस्कृत में लिखा होगा। और संस्कृत की लिपि तुम्हारी कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है, देवनागरी हिंदी की लिपि है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और ब्राह्मी के साथ साथ तुम्हारे पास कौन सी लिपि थी? खरोष्टी लिपि थी। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आए कि किस प्रकार के, अगर आए कि किस प्रकार के सिक्कों में, कुलीन शासकों के किस प्रकार के सिक्कों में तुम्हारे पास द्विलिपि का प्रयोग किया गया या द्वि धातु प्रयोग किया गया, वो तुम्हारे पास कौन सा था? अमोघभूति सिक्के थे। ठीक हो गया। अब इनका रीड करना है कि अब हमको देखना है कि ये जो सिक्के थे उस टाइम पे यहाँ पे शासन कौन कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो पड़ रहा होगा ना। तो इसीलिए अगर हम देते हैं कि इसमें हमारे पास आता है तुम्हारे पास यवन, क्या आता है? यवन, या इसको हम कहते हैं यूनानी प्रभाव देखने को मिलता है। किसमें? अल्मोड़ा प्रकार के उसमें। अब क्योंकि तुम देखोगे जब उस टाइम पे यहाँ पे सिकंदर आया था ना, मैसेडोनिया का था सिकंदर, ग्रीस जिसे आज हम कहते हैं, वहां से एक शहर तुम्हारा मैसेडोनिया। तो वहां से धीरे धीरे हिंदी मतलब कि यूनानी लोग कहाँ आए, आक्रमण। उस टाइम पे था कि मतलब कि दूसरे राज्यों को विजिट करके आगे बढ़ना, अपना साम्राज्य करना था, उसको विस्तार करना था, ठीक है। तो उस टाइम के, अब देखो यूनानियों ने यहाँ पे वर्चस्व था उनका, तो कुछ ना कुछ उनके संबंध हमारे साथ रहे होंगे, ठीक है। इसलिए अब जैसे हमने दिखा कि ऐसे प्रकार के चित्र बना रहे हैं, किसमें? अपने सिक्कों में, ठीक है। कोई सिक्का बना दिया, जैसे आज हमने उसमें क्या है, अशोक स्तंभ है कि नहीं है, हमारे सिक्कों में क्या देखने को मिलता है? अशोक स्तंभ देखने को मिलता है। तो इन्होंने क्या करा कि जो हमारे पास यहाँ पे कौन थे, कुलीन लोग थे, मतलब कि उनके समकालीन रहे होंगे, तो उन्होंने दिखा कि अपने देवी देवताओं के चित्र बना रहे हैं। वो जो तुम्हारे यूनानी थे ना, वो अपने चित्रों में, जैसे अपोलो वहाँ का राजा था, ठीक है, वहाँ के देवी देवता मानते उनको, तो वो क्या करते थे कि अपने चित्र में किसका बनाते थे? अपने देवताओं को चित्र बनाते थे। तो इन्होंने भी उनसे थोड़ा थोड़ा सीखा, ठीक है। तो इन्होंने भी क्या कर दिया कि अपने चित्रों में अपने नाम, अपने राज्य के साथ साथ क्या कर दिया, अपने मतलब कि देवी देवताओं के नाम भी लिखने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। जैसे आप देखते हैं कि अमुभूति प्रकार के सिक्कों में जो अमुभूति ने 5 प्रकार के देवताओं के नाम, जिसमें अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, नाग हो गया, मतलब कि अलग अलग प्रकारों के नाम देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर आए कि अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों में तुम्हारे पास कौन सा देखने को मिलता है, तो यवन या यूनानी संबंध देखने को, प्रभाव देखने को मिलता होगा। मतलब कि उस टाइम पे तुम्हारे यहाँ पे यूनानियों का यहाँ पे आक्रमण या शासन रहा होगा। दूसरा है तुम्हारे पास अमोघभूति प्रकार का, ठीक है। इसमें देखो 2 लिपि है, ब्रह्म भी है और खरोष्टी भी है, ठीक है। खरोष्टी लिपि तुम्हारी थी हिंद यूनानियों की, किनकी थी? हिंद यूनानियों की। इसलिए हम इसे रेट कर सकते हैं कि तुम्हारे पास क्या रहे होंगे, हिंद यूनानी प्रभाव, हिंद यूनानी प्रभाव। ठीक हो गया। हिंद यूनानी प्रहार रहे होंगे, जिसे हम कहते हैं इंडो ग्रीक कहते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होना।
ठीक है? कई लोग सोच रहे हैं कि ये यूनानी आक्रमण क्या हुआ, फारसी आक्रमण क्या हुआ और ये हिंदी देख होंगे तुम कि हिंदी, यूनानी क्या हुआ, इंडो ग्रीक आक्रमण हुए, क्या-क्या थे वो, ठीक है? सारे एक जैसे, ठीक है? देखो, थोड़ा-थोड़ा देख लो आप पहले जो तुम्हारे यूनानी लोग थे, वो तुम्हारे जहाँ से कौन आया? तुम्हारा सिकंदर आया था, ठीक है? 326 बीसी के समथिंग आया था, ठीक है? दूसरा तुम्हारे पास हिंदू ईरान। अब उस टाइम जो सिकंदर के साथ उसके साथ इतनी बड़ी सेना आ रही थी ना, देखो कहाँ से आ रहे वो मैसेडोनिया से आया, ठीक है? वहाँ से उन्होंने पूरे मिडल ईस्ट को जीता हुआ पहले, फिर सेंट्रल एशिया को, फिर एशिया में आया तुम्हारे पास, ठीक है? तो उनके साथ बहुत बड़ी क्या जाती सेना जाती थी, ठीक है? तो कई सेना ऐसी थी कि जो तुम्हारे वापस नहीं जा पाई, जो ये भारत है उसके पश्चिम वाले जो मिडल ईस्ट में वहीं रुक गए, ठीक है? और बाद में उन्होंने कहाँ करा आक्रमण? इंडिया में करा, ठीक है? और मतलब कि और उन्होंने यहाँ पे इतने सा आक्रमण किया कि उन्होंने अपनी पूरी संस्कृति में तुम्हारे किसको मिला दिया? हिंदुओं को मिला दिया। इसलिए उसको हम 2 प्रकार से पढ़ते हैं, हिंद, यूनानी। क्या पढ़ते हैं? हिंद, यूनानी प्रभाव इस उनको देखने को मिलता है, ठीक है? और इन्हीं में से एक लोग आए थे उस टाइम हिंदू यूनानी के बाद तुम्हारे कौन आए थे यहाँ पे? कुषाण आए थे। कौन आए थे? कुषाण आए थे। तो इसलिए 36 प्रकार के उनमें तुम्हारे पास किनका मिलता है? कुषाणों का प्रभाव मिलता है, ठीक है? कुषाणों का प्रभाव। ठीक है? इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है भाई। अब जैसे आज की डेट में तुम बोला था इंडिया में डॉलर नहीं होंगे क्या? इंडिया में नेपाली मुद्रा नहीं होगी? तो होगा ना होगा ही होगा ना। तो अगर कल के नहीं सपोज़ दैट यहाँ पे कोई बड़ी आपदा गए हज़ारों साल बाद देख रहे हैं, तब तक देख रहे हैं भाई इंडिया में यहाँ पे क्या मिल रहा है? इंडिया में यहाँ पे जैसे अब देखो, जैसे ये तुम्हारे पास इंडिया है, ठीक है? इंडिया में कोई डॉलर होगा, इंडिया में कोई क्या डॉलर है। कल नहीं कोई बड़ी-सी आपदा आ गई, ठीक है? और मतलब हज़ारों साल हो गए, फिर कोई दूसरी जाति आई, उन्होंने भी हमारे मुद्राओं के बारे में पढ़ा। उन्होंने देखा कि यार उत्तराखंड मतलब कि भारत में एक तुम्हारे पास $1 भी मिला और ₹1 मिला। ये इनको तुम्हारे कहाँ पे मिल रहा होगा? अमेरिका में भी मिल रहा होगा। तो उस टाइम के जो इतिहासकार होंगे इसी को रीड करेंगे कि यार ये 2 प्रकार की मुद्राएँ एक जगह सेम-सेम मिल रही है, ठीक है? इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या करते होंगे? व्यापार करते होंगे। तो यही चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि भाई इसको इनमें इस प्रकार के सिक्कों में हिंदू यूनानी का मिलता है, इनमें कुषाण काल मिलता है। इसका मतलब है कि जो तुम्हारे कुड़िंद लोग थे, वो तुम्हारे पास कहीं न कहीं तुम्हारे क्या रहे होंगे? व्यापार करते रहे होंगे, ठीक है? तो इसलिए कुड़िंदों का अगर व्यवसाय अगर कहीं पे आ गया तो ये तुम्हारे क्या कर देंगे? व्यापार भी करते होंगे। अब देखो, आज के आज की क्लास में हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने क्या-क्या पढ़ा कि यहाँ पे आर्य लोग कैसे आए थे, कैसे उन्होंने यहाँ पे संस्कृति और भाषा का विकास किया और धीरे-धीरे उन्होंने अपनी राजनीतिक सत्ता यहाँ पे स्थापित करी। तो पहला अगर राजनीतिक राजवंश आता है तुम्हारे पास, तो वो कौन-सा है तुम्हारे पास? कुरिंद है। उनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? सिक्कों से भी मिलती है और अभिलेखों से भी मिलती है, ठीक है? तो इस और उनको सिक्कों को हमने कितने भागों में बाँटा? 3 भागों में। अल्मोड़ा, अम्बुजा, छत्तीसगढ़ इसको एक बार ढंग से देख लेना और तुम्हारे पास जो-जो किताब है मैं नहीं कह रहा हूँ कोई पर्टिकुलर ही किताब पढ़ो, ठीक है? क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास है हमको जोड़-जोड़ के पढ़ना पड़ता है, ये बात सत्य है, ठीक है? तो जिसके बाद जो भी किताब है उसमें ढंग से पढ़ना यार किन में किन प्रकार का था, क्या नहीं था, ठीक है? ये चीज़ आपको ढंग से खुद देखनी होगी, किसी के उसमें नहीं रहना पड़ेगा कि हाँ, ये टीचर पढ़ाएगा हमको, ठीक है? किताब आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, लेकिन हाँ, मैं तुमको क्या करूँगी धीरे-धीरे इसमें कि कौन-सा चैप्टर कब पढ़ना है, कब क्या पढ़ना है, ठीक है? ये आपको मैं यहाँ से इस चैनल के माध्यम से बताते रहूँगा, ठीक है? अब इसके बाद हमारे क्या आएगा, जैसे यहाँ पे कुड़न आएँगे, धीरे-धीरे राज्य में क्योंकि तुम्हारे पास जैसे मौर्य काल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे किसका संबंध मौर्य के अधीन हो क्यों यहाँ पे तुम्हारे काशी में मौर्य का वो मिलता है, ठीक है? काशी का क्योंकि अशोक तुम्हारे मौर्य वंश के थे। तो मौर्य वंश फिर तुम्हारे पास यहाँ कुषाण आते हैं, कुषाण के बाद तुम्हारे पास शक आएँगे, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे गुप्त वंश आएगा, तो फिर यहाँ पे तुम्हारे पास हर्षवर्धन आएगा। तो धीरे-धीरे यहाँ पे फिर शंकराचार्य जी आएँगे, फिर हमारे पास कौन-सा स्टार्ट हो जाएगा, कत्यूरी वंश हो जाएगा। तो इसको हम धीरे-धीरे पढ़ेंगे और मतलब और छोटे-छोटे वीडियो में क्योंकि अब हम वैसे तो इसमें बहुत चीज़ें हैं, बहुत लंबी वीडियो बन सकती है। लेकिन क्या होता है कि लंबी वीडियो में स्टार्टिंग जो पढ़ने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि बहुत बोर हो रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं वो करूँगा कि आधे आधे 1 घंटे में या आधा पौन घंटे में एक आज क्लास हमको ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास ब अच्छी लगी होगी और मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू।